नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शाम के 4 बजे और हमारी ये नई खास पेशकश है 4 की चकल्लस खबरों का जबरदस्त अड्डा। इसमें मैं पुनीत पाठक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने आपको बताया था कि हमारी एक अभिनव प्रस्तुति, एक नया प्रयास है, एक कोशिश है कि खबरों को हम बिना लाग लपेट के सीधे आप तक उस अंदाज में पहुंचाएं जैसे हम तक आती हैं। टॉप ट्रेंडिंग खबरें जो इस समय ट्रेंड कर रही हैं, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं, हम प्राइम टाइम में उनकी पैकेजिंग करके आप तक तमाम पहलू तो पहुंचाते ही हैं, लेकिन इस वक्त उन खबरों का सारे अलग अलग एंगल से विश्लेषण करने से पहले जो हम देख और सोच रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये खबरों का जबरदस्त अड्डा है, ठीक शाम को 4 बजे आपके हमारे टी टाइम के साथ में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉप 8 ट्रेंडिंग खबरों के साथ में। देखते हैं आज की बड़ी खबरें क्या है। तो हर दिन हम आपके लिए सबसे पहले लेकर आते हैं वो 8 बड़ी खबरें जिनके ऊपर हमारी सबसे पहली नजर पड़ी है और जो आप तक पहुंचाना जरूरी है। तो देखिए आज की टॉप 8 ट्रेंडिंग खबरें क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिलीपींस के मनीला में 12वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल हुए हैं। इसके पहले पीएम मोदी ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, वियतनाम समेत कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई है। चीन को घेरने की रणनीति के तहत भारत का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम के साथ आना काफी अहम हो जाता है और निश्चित तौर पर इस पर सारी दुनिया की नजर है, साउथ एशिया के साथ साथ। दूसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव की जीत ने कांग्रेस को एक टॉनिक देने का काम किया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने इस जीत के बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता जो प्रदेश के, उनको दिल्ली तलब किया, दिल्ली बुलवाया। खास बैठक में कमलनाथ, सिंधिया, पचौरी, अरुण यादव, अजय सिंह, ये सब शामिल हो रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में 2018 की रणनीति, चुनावी रणनीति बन सकती है। इस पर हमने कल भी बात की थी प्राइम टाइम में और आज इस पर फोकस रहेगा कि इस मीटिंग से क्या निकलता है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज है। अगली बड़ी खबर उसी से जुड़ी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल पदयात्रा कर जनता के बीच में है। डोंगरगढ़ से इस यात्रा की शुरुआत वो कल कर चुके हैं और आज बेलगांव में कुसमी में पहुंचे। भूपेश बघेल इस दौरान जनता कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और प्रदेश की भाजपा सरकार को निशाना बनाते बनाते वो अपना एजेंडा भी जनता के सामने रख रहे हैं। चौथी बड़ी खबर, शिवराज कैबिनेट की मीटिंग हुई। हर बार की तरह इस बार कई सारे एजेंडे थे, कई सारे मुद्दे थे, लेकिन आज प्रदेश की नई रेत नीति मंजूर की गई। ठेका प्रथा बंद होगी, ये बात सामने आई है। रेत खदान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई। मॉनिटरिंग का काम पंचायतें करेंगी। पंचायतों को ही खदान देने का अधिकार होगा। सरकार ने रॉयल्टी की सीमा घटा दी है। नई रेत नीति के तहत अब सड़कों पर रेत के ट्रकों की चेकिंग नहीं होगी। ट्रॉलियों के बारे में भी एक निर्देश आया है। साथ ही नर्मदा में मशीन ने उत्खनन नहीं करना है, इस तरह के निर्देश भी इस नीति में स्पष्ट दिए गए हैं। ये चौथी बड़ी खबर है। पांचवी ट्रेंडिंग खबर, मुंबई में आज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की 3 प्रॉपर्टी आखिर नीलाम हो गई। इंडियन मर्चेंट चैम्बर ने इस नीलामी को पूरा किया है। तीनों संपत्तियां 11.5 करोड़ रुपए में बिकी हैं। इस प्रॉपर्टी की नीलामी में 1 दर्जन से ज्यादा आवेदन, अलग अलग जो तरीके बनाए गए थे, चाहे वो लाइव हो या फिर ऑनलाइन हो, इसके जरिए आवेदन आए हैं। दाऊद की इन मुंबई से तमाम जो संपत्तियों की नीलामी का काम है वो पूरा हो गया है। छठवीं बड़ी खबर है, आयकर विभाग ने शराब कारोबारी केडिया के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी, छापा मारा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने शराब कारोबारी के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खरगोन, छत्तीसगढ़ के दुर्ग और भिलाई के ठिकानों पर कार्रवाई की है। यह हमारी छठवीं बड़ी खबर। सातवीं आज की ट्रेंडिंग खबर, प्रदेश से दंतेवाड़ा में वैश्विक आदिवासी उद्यमिता सम्मेलन का आयोजन है, जिसमें देश विदेश के उद्यमी शामिल हैं। सम्मेलन में दंतेवाड़ा जिले के महुआ, लड्डू और शहद को बड़े स्तर पर, लार्ज स्तर के ऊपर पहचान दिलाने की कोशिश है। भारत के अलावा अफगानिस्तान, वियतनाम, अफ्रीका, नाइजीरिया से उद्यमी इस समिट में शिरकत कर रहे हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 128वीं जयंती है, बाल दिवस है। संसद में पक्ष और विपक्ष ने चाचा नेहरू को अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी बाल दिवस पर एक समारोह हुआ है, जिसमें सीएम रमन ने बाल संवाद में बच्चों से सीधे बात की है। वहीं एमपी में आज से सरकार का मिशन पालना भी शुरुआत हो रही है इसकी। तो ये आज की 8 बड़ी ट्रेंडिंग खबरें हैं। आज की वो 8 खबरें हैं जिनके ऊपर हमारा फोकस है, जिन पर हमारा ध्यान है। और आज इन तमाम खबरों के ऊपर हमारी 4 की चकल्लस में, जिसको हम कहते हैं कि खबरों का जबरदस्त अड्डा है, अपने साथियों से मैं आपको मिलवा दूं। मेरे साथ में इस वक्त मौजूद है, इन तमाम खबरों के ऊपर नजर रखे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रफुल्ल पारे जी, साथ में ज्योति जी हैं
और सुप्रीत हैं। हम सब मिलकर के इन तमाम खबरों और इनके अपडेट्स के ऊपर नजर रखें। और सबसे बड़ी बात ये कि दाऊद इब्राहिम के बारे में जब भी कोई बात की जाती है तो सारी दुनिया, हम कहें भारत के साथ साथ, उस पर नजर रखती है। दाऊद की संपत्ति जो लगातार 2015-16 के बाद से इसकी नीलामी की प्रोसेस चली, लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता था, लेकिन आखिरकार ये नीलाम हो गई है और 11 करोड़ से ज्यादा में ये संपत्ति नीलाम की गई है। तो इसको लेकर के हम सबसे पहले आज फोकस कर रहे हैं कि दाऊद की संपत्ति के बारे में और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी हमारे सामने आ रही, दिखाते हैं आपको इस बिडिंग की कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं कि कैसे ये संपत्ति नीलाम हुई और किस गहमा गहमी के साथ में इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि आज दाऊद की संपत्ति जो है वो नीलाम कर दी गई है। दाऊद की पूरी संपत्ति नीलाम हो गई है। 3 प्रॉपर्टीज उसकी थी। इंडियन मर्चेंट चेंबर ने इस नीलामी को पूरा किया है। 11 करोड़ 50 लाख ये कुल संपत्ति की कीमत बताई गई। 1 दर्जन से ज्यादा इसमें आवेदन आए थे। सारी नीलामी दाऊद की संपत्ति की हो चुकी है, लेकिन जिस ट्रस्ट के द्वारा इसको खरीदा गया है कुछ लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। 11.5 करोड़ में दाऊद की संपत्तियां, जिसमें उसका आशियाना, उसका होटल, उसका गेस्ट हाउस, इन तीनों की नीलामी की गई है। भिंडी बाजार इलाके में ये तमाम संपत्तियां थीं। इन संपत्तियों के ऊपर सबकी नजर तो थी, लेकिन कौन इसकी बोली लगाएगा, कौन इसे अपने नाम करेगा, यह भी अपने आप में कयास था। एक टाइम लिमिट होती है जिसमें आपको कीमत भरनी पड़ती है और उसके बाद ही वो ले सकता है। पिछली बार जब ये प्रयास हुआ था तो नाकामयाब रहा था। चलिए, और अब इस पर जो है मैं जो अलग अलग जो राय निकल के आ रही हैं, ट्रेंड्स जो इस पर निकल के आ रहे हैं, ज्योति जी, दाऊद की संपत्ति 11.5 करोड़, हालांकि ये माना जा रहा था कि सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, नीलामी तो हो गई और इसके साथ साथ पुनीत एक चैप्टर क्लोज हो गया। मैं कहूँ कि भारत में जो भी संपत्ति थी वो अब खत्म हो गई। खुशी की बात है, भारत के लिए खुशी की बात है। और इससे जुड़े बहुत सारे पहलू आए थे। अब सब देखिए कि लिफाफों में बंद होकर बहुत सारे आवेदन आए और उसमें ये स्थिति हो गई थी कि भाई किसको मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन संपत्ति जो थी वो आज नीलाम हो गई और उसके साथ साथ हम कहें कि इसका नामो निशान भी मिट गया। लोगों की बड़ी अलग अलग इच्छा थे पुनीत, कि कोई अगर इसको खरीद के शौचालय बनवाने की इच्छा रख रहा था, तो कोई और अलग अलग इच्छाओं के साथ इसको खरीदना चाह रहा था। और खुशी की बात मेरे लिए तो ये एंगल सबसे महत्वपूर्ण है कि खुशी की बात है कि संपत्ति नीलाम हो गई और भारत से इसका नामो निशान मिट गया। पारे जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि दाऊद के बारे में जब चर्चा चलती है तो तमाम तरह के रिएक्शंस आते हैं। अभी मैं देख रहा था कि जो ट्रेंड कर रहा है, इस ट्रेंड में भी इस खबर को जगह मिली है। सबसे ज़्यादा लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और ज़्यादातर इस पर मीडिया हाउसेस हैं। उन्होंने भी संपत्ति को लेकर के कहा है कि भिंडी बाजार में थी, प्राइम लोकेशन में थी, पिछली बार हो नहीं पाया था, अब की बार है। दूसरा, जिस ट्रस्ट ने लिया है उस ट्रस्ट के बारे में भी लोग अब जानकारियाँ खंगाल रहे हैं। मीडिया भी खंगालेगा, हो सकता है इसके एंगल निकाले कि किसने लिए है। देखिए, जो दाऊद इब्राहिम है, ये अगर ये कहें कि वो आतंक का एक पर्याय जैसा बना हुआ था देश में। और जो 1993 के जो बम धमाके हुए उसके बाद से, जिसका वो मुख्य आरोपी भी माना जाता है, और तब से भारत की पुलिस दाऊद इब्राहिम को लगातार खोज रही है, उस पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है। और इस बीच में कई तरह की खबरें आती रही कि दाऊद कराची में देखा गया या दाऊद दुबई में देखा गया। तो उसके लिए कई राजनयिक स्तर पर प्रयास भी हुए, लेकिन भारतीय पुलिस को कोई खास कामयाबी उसमें मिली नहीं। लेकिन दाऊद को लेकर के जो दबाव सरकारों पर बनता रहा है, इसके पहले भी महाराष्ट्र सरकार पर भी, केंद्र पर भी, कि किसी भी तरह दाऊद को लाया जाए, क्योंकि वो एक गंभीर मामले का आरोपी है। 93 जैसे बड़े विशाल बम ब्लास्ट का, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे और लगातार लाइन से धमाके हुए थे, सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तो इसलिए इस देश का एक जो जनमानस है वो उसे अपना सबसे बड़ा अपराधी मानता है और वो ये चाहता है कि उसको सजा मिले और उसे किसी भी तरह पकड़ कर लाया जाए। लेकिन जब ये सब संभव नहीं हो पा रहा है तो उसको कमजोर करने के लिए उसकी जो सारी संपत्तियां हैं, कम से कम उसका हम नामो निशान तो मिटाएं। वैसे तो उसके लिए एक प्रक्रिया शुरू हुई। तो आप खौफ देखिए दाऊद का, खौफ ऐसा कि जब पहली बार नीलामी हुई तो कोई उसमें बोली लगाने ही नहीं आया, कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे एक दूसरी बार मेरा आपसे पूछना इस बारे में था कि आज कुछ लोगों ने शक जाहिर किया है, ये भी कहा है कि ये जो ले रहा है कहीं ऐसा ना हो कि ये जो ट्रस्ट है ये नाम बदल करके उसी परिवार में कहीं जा रहा हो, इस तरीके के भी ये भी हो सकता है। कोई इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन ये काम अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं तो इस तरफ भी देखना जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ सावधानी बढ़ती गई होगी, क्योंकि जितने भी आवेदन आए गए थे उनका भी बैकग्राउंड खंगाला गया होगा। नीलामी जिन्होंने की है उसके पहले भी मुझे लगता है कि इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखा गया होगा। जब हम इसको चर्चा कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस बात को और गंभीरता से लिया गया होगा। बिल्कुल बताया जा रहा है
कि वो जो लिफाफे आए हैं आवेदन वो कहाँ से आए, इससे भी काफी गोपनीय ये जो ट्रस्ट है उसका नाम मैं आपको बताता हूँ, सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट है। 11.5 करोड़ में इन्होंने संपत्तियों को खरीदा है। रौनक अफरोज होटल, इसकी भी कीमत, इसके बारे में भी डिटेल आया कि 4.53 करोड़ रुपए ये इसमें खरीदा गया। डांबर वाला बिल्डिंग जो है 3.53 करोड़ रुपए में, और जो शबनम गेस्ट हाउस है वो 3.52 करोड़ रुपए में बिकी है। इन संपत्तियों में होटल के लिए पिछली बार एक पत्रकार थे एस बालाकृष्णन, याद होगा आप सबको, 4 करोड़ 28 लाख रुपए की सबसे बड़ी बोली उन्होंने लगा तो दी, लेकिन वो रकम को चुका नहीं पाए थे। और अब की बार ये जो ट्रस्ट है सैफी बुरहानी अपलिफ्टमेंट ट्रस्ट, इसको लेकर के कुछ लोगों ने ट्रोल भी किया, कुछ लोगों ने अपनी तरफ से ये बात की है कि इस ट्रस्ट के बारे में, मैं पढ़ रहा था कुछ कमेंट्स को, उन्होंने कहा है कि इस ट्रस्ट के बारे में थोड़ी जानकारी लेना चाहिए। वैसे एक मुद्दा तो है कि जब कभी भी दाऊद की बात होती है साहब, तो वो धमाके याद आते हैं और मुंह कड़वा हो जाता है। लेकिन आज पुनीत मैं यहाँ रोकना चाहूंगी कि कड़वाहट को अब अगर हम छोड़ दूर दें, करते हैं, क्योंकि खुशी की बात यह है कि संपत्ति का नामो निशान मिट गया तो जनमानस में खुशी तो जरूर है, और जहाँ पर खुशी होती है तो मुंह मीठा करने की बात जरूर होती है। उसी तरह और सबसे बड़ी बात यह है कि मुंह मीठा अगर रसगुल्ला से किया जाए पुनीत, तो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा होता है। और आपको बता दें कि रसगुल्ला भी बड़ा आज ट्रेंड में है, क्योंकि रसगुल्ला को लेकर भी 2 राज्य बड़े आपस में भिड़े हुए हैं कि भाई ये किसके यहाँ का है, ये किसके यहाँ का है। और फाइनली जहाँ का कहा जाता है, यानी कि पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ जो था, उसने भौगोलिक पहचान अपनी पा ली। और आज के साथ अब ये पूरा निर्णय हो चुका है कि अब जो है वो रसगुल्ला आधिकारिक तौर पर भौगोलिक पहचान के साथ पश्चिम बंगाल का हो बिल्कुल चुका है। जियो टैग की बात ज्योति जी कर रहे हैं, तो आपको बता दें कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल ये लगातार कोशिश करते रहे दुनिया भर में फैले रसगुल्ले के कदरदानों के लिए। इस बीच खबर ये है कि रसगुल्ले पर अपना हक जताने को लेकर पश्चिम बंगाल ओडिशा सरकार के बीच में जो कई सालों से विवाद था वो सुलझ गया है, और अब पश्चिम बंगाल जो है ये अपना जियो टैग जीत चुकी है। यानी अब जब कभी भी आप रसगुल्ले की बात करेंगे तो रसगुल्ला पश्चिम बंगाल का कहलाएगा। यानी आप उसको मैप के ऊपर भी देखेंगे तो निश्चित तौर के ऊपर रसगुल्ले को लेकर यही जानकारी मिलेगी कि जीआई टैग के मुताबिक पश्चिम बंगाल का रसगुल्ला हो गया। अच्छा पुनीत, यहाँ पर मुख्यमंत्री की अगर हम बात करते हैं, ममता बनर्जी भी अब जीत से तो जाहिर सी बात है सुप्रीत खुशी की बात है ही। अब ये है कि ग्लोबल लेवल पर अगर हम इसको देखें तो जैसा कि हर अपने राज्य की एक पहचान की मिठाई की बात होती है, तो अब उसमें भी इसको अपना सामने लाया जा जो सकेगा। अनडाउटेड था सुप्रीत, तुमको क्या लगता है? अनडाउटेड नहीं था, क्योंकि जब भी हम रसगुल्ला की बात करते थे तो पश्चिम बंगाल, उनकी बोली और उनका तरीका, उनको बोलने का अंदाज, क्योंकि लेकिन लगातार दोनों राज्य जो है वो अपने अपने जो है तत्व दिखा रहे थे, तर्क दिखा रहे थे कि हमने अलग अलग कई बता रहे थे किया गया है। हाँ, जिस तरह से डेटा हमने निकाला है कि कई लोग ये बता रहे थे कि 1868 में इसका आविष्कार हुआ है पश्चिम बंगाल में। इस तरह से लगातार ये मामला आगे बढ़ता रहा। और जिस तरह से सीएम की अगर बात करें ममता बनर्जी की, उन्होंने काफी कोशिश की है और उन्होंने ये लड़ाई जीत ली। और ऐसे में वो ये चाह रही थी कि जो उनका राज्य है उसकी पहचान, वो जो एक सिंबल के तौर पर दिखाना चाहती थी कि जो हमारा राज्य पश्चिम बंगाल वो रसगुल्ले के इमेज के तौर पर वो दिखे। और ये मामला सुर्खियों में आया ही तब था जब ओडिशा सरकार ने रसगुल्ले के लिए भौगोलिक पहचान यानी जीआई टैग को लेकर अपनी लड़ाई और अपनी बात की। ओडिशा के मंत्री प्रदीप कुमार पाणिग्राही थे, 2015 से ये बात शुरू हुई थी। दावा किया था कि 600 साल पहले रसगुल्ला उनके यहाँ मौजूद था, यानी कि जो पहचान थी उस पहचान को अपना बताने की कोशिश की गई। लेकिन मैं फिर ज्योति जी के पास जाऊंगा। ज्योति जी, आप तो बंगाली कल्चर से बहुत ज्यादा, क्योंकि आपके लिए फेवरेट एक जो टॉपिक रहा है वो बंगाली कल्चर रहा है, मैं जानता हूं, तो आपको क्या लगता है रसगुल्ला को लेकर के या रसगुल्ला को लेकर के कभी आपके मन में डाउट था कि उड़ीसा का हो सकता है? नहीं, मुझे तो बिल्कुल डाउट नहीं था पुनीत, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि रसगुल्ला है तो ये सीधे बंगाल से जुड़ा हुआ है, और मेरी जानकारी भी बड़ी सही निकली और ये जीत के साथ साथ प्रमाणित भी हो गया। प्रफुल्ल जी, आपसे मैं जानना चाहूँ। बिल्कुल, ये क्या है कि विवाद भले ही हो रहा हो, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि वो छेने का रसगुल्ला मतलब वो बंगाल का ही डिश है। और खैर डिश कहीं का भी हो, है बड़ा स्वादिष्ट। लेकिन तो आपको अच्छा लगता है कि रसगुल्ला आपको अच्छा आपकी फेवरेट मिठाइयों की लिस्ट में शामिल है कि नहीं? वो सभी मिठाइयों, जो मिठाई पसंद करते हैं उनके लिए तो रसगुल्ला सबसे पहला नाम ही मिठाई में रसगुल्ला ही आता है। और पुनीत, अगर रसगुल्ले का जिक्र हो, मिठाई का जिक्र हो सुप्रीत, तो बच्चों का जिक्र किए बिना हम नहीं रह सकते, क्योंकि बच्चों को मिठाई बहुत पसंद और ऐसे में उनके लिए आज के दिन अगर हम उन्हें रसगुल्ला प्रोवाइड करेंगे तो इससे अच्छा और खुशी की बात क्या हो सकती है? अच्छा देखिए कितना संयोग है पुनीत, एक तरफ कड़वाहट का अंत हुआ, नीलामी हो गई संपत्ति की, मिठाई को भी अपना नाम पहचान मिल गया कि पश्चिम बंगाल का, और मिठाई बच्चों को बहुत पसंद है। और बच्चे जो हैं वो
चाचा नेहरू को बहुत पसंद है और उनका आज जन्मदिन है जिसको हम बाल दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो सारे बच्चों को हम सब अपनी 4 की चकल्लस और IBS24 टीम की तरफ से सबसे पहले तो ये कहेंगे कि भाई बाल दिवस है आज, आपके अपने प्यारे चाचा नेहरू का बर्थडे है, तो आप सबको बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। पैकेजिंग के जरिए तो हम आपको बताते ही रहेंगे, ये भी बताएंगे कि कहाँ आपके बारे में क्या कहा लिखा जा रहा है, लेकिन बच्चे बड़े प्यारे बड़े मीठे होते हैं। देखिए जरा टीवी स्क्रीन के ऊपर कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाचा नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनकी तमाम पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी से अलग इस बारे में किसी को कोई दो मत नहीं हो सकता कि बच्चों से चाचा नेहरू का जो लगाव था, बच्चों के बीच में जो वो फेमस थे, लोकप्रिय थे, वो आज भी उसको कोई अनमैच्ड हम इसे कह सकते हैं। और आज की तारीख में भी जब कभी भी बच्चे अपना बाल दिवस सेलिब्रेट करते हैं तो चाचा नेहरू को अपनी तरफ से नमन जरूर करते हैं। सारा देश, सारा राष्ट्र, पक्ष विपक्ष, ये सभी मिलकर के चाचा नेहरू को सलाम कर रहे हैं और बाल दिवस की बच्चों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और बच्चों की जहां बात चली है, मिठाई की, स्वीट्स की जहां बात चली है, तो ये भी आपको बता दें कि आज इस स्वीटनेस के साथ साथ थोड़ा सा बच्चों को लेकर के जो चिंताएं पालकों के जहन में है, चाहे उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सेहत को लेकर के हैं, इस पर भी निश्चित तौर के ऊपर हर पालक को गंभीरता से विचार करना चाहिए। ज्योति जी, आज सेहत को लेकर के भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, वो डायबिटीज को लेकर, क्योंकि जहां मिठास है, कहते हैं कि अति मिठास जो है उसमें कीड़े पड़ते हैं, यानी हम इस जो कहावत है इसको अगर हम स्वास्थ्य पर लाएं तो अति मिठास जो दिक्कत देती है। मीठा खुशी का भी पर्याय है पुनीत, लेकिन और जहां हम बता रहे हैं कि चाचा नेहरू का जब जिक्र आप लोगों ने किया तो आप देखिए कि चाचा नेहरू जो थे वो ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनका जिक्र होते ही हम चाचा के तौर पर देखते थे। उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी। नमन भी किया गया, अगर संसद के दोनों सदनों की हम बात करें तो नमन किया गया। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि हम लोग वो जरा तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे आज बच्चों के साथ साथ चाचा नेहरू को पक्ष विपक्ष ने नमन किया है। 2 तस्वीरें आप एक साथ टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ संसद में प्रथम प्रधानमंत्री को नमन किया गया, श्रद्धांजलि दी गई, दूसरी तरफ बाल दिवस के ऊपर एक समारोह छत्तीसगढ़ में हुआ, बच्चों से सीधा संवाद हुआ, बाल संवाद हुआ। और इस बाल संवाद में छत्तीसगढ़ के सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बाल मेले में सीधे बातचीत की है बच्चों से। जाहिर सी बात है, बच्चों का दिन है तो आप उनसे सीधे बात करें। और आज हम तमाम तरह के, आप मीडियम्स में देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा चूंकि ज्योति जी के पास इसलिए बार बार जाता हूं क्योंकि ज्योति जी आपका ये भी आपका एक फेवरेट टॉपिक है बच्चों को लेकर के। आप बच्चों से संवाद करिए। आज बच्चे जिस तरफ जा रहे हैं, सबसे जरूरी है कि आप उनकी चॉइस, उनकी नापसंद, उनके खेल, उनकी सेहत, इन सब के बारे में तब जान सकते हैं जब आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें। बिल्कुल, बच्चों को जैसे प्रेम पसंद है और चाचा नेहरू ने उनसे प्यार किया इसलिए वो सबके प्यारे बन गए, चाचा नेहरू बन गए। अच्छा, प्रेम जो होता है केवल आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते, केवल आपको दिखाने की जरूरत नहीं होती। आपके पास बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं पुनीत कि जब आप उनके लिए कुछ कर भी सकते हैं। जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें आज भिलाई में बाल दिवस मनाया गया, बाल मेले का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर रमन सिंह ने सीधा संवाद बच्चों से किया गया। ये सारे वो बच्चे थे जो मेरिटोरियस थे और अलग अलग जगहों से थे। इसके साथ साथ एक दूसरी जो चीज़ थी आज खास तौर पर, दूसरी जो खास चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि केवल कहा ही नहीं जाता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। खजुराहो का जिक्र मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी। खजुराहो की एक ऐसी महिला है पुनीत जो ऐसे बच्चों को आज पढ़ना लिखना भी सिखा रही हैं जिनको तंगहाली में है, गरीबी में है, जो पढ़ नहीं पाते हैं। और अक्षर ज्ञान जो होता है सबसे बड़ा दान होता है, क्योंकि आप किसी को शिक्षित करते हैं तो उसका पूरा जीवन जो होता है वो शिक्षित हो जाता है। ये रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं, उससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि आइए मेहनत देखते हैं। कर रही है। स्लेट पर जिंदगी का कखारा उकेर रही इस मासूम का नाम प्रीति है। प्रीति के सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है। ये अब अपनी दादी के साथ रहती है। प्रीति अपना भविष्य गढ़ने के लिए एक लर्निंग सेंटर में आती है। ये लर्निंग सेंटर प्रीति जैसे कई बच्चों के लिए शिक्षा का अलग जगह रहा है, जो अनाथ हैं या फिर मुफलसी के मारे हैं। और इस सेंटर का संचालन कर रही है मेहरून सिद्दीकी। पेशे से शिक्षक मेहरून बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराती हैं। मेहरून का कहना है कि वो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए काम कर रही हैं और सेंटर में ऐसे बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपको क्या अच्छा लगता है? हमें खेलना। हम छोटा बड़ा गिनती पहाड़े हैं और किताब नहीं बनती इनसे। गाँव में बच्चों को लेके काम कर रही है
और बच्चों की स्थिति को देखते हुए ज़रूरत लगी कि कुछ गरीब बच्चों को जो स्कूल से हमने जिनको जोड़ा था उनको कुछ अलग से पढ़ाई करने की भी ज़रूरत थी, जिनकी व्यवस्थाएं उनके आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से घर पे नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए हम लोग ने एक लर्निंग और काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत अभी पिछले महीने से की है। और इसमें करीबन अभी 15-20 बच्चे हैं जो लगातार आ रहे हैं और धीरे धीरे बच्चों की इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। लर्निंग सेंटर में अलग अलग एक्टिविटी से बच्चों को सिखाया और पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अलग अलग तरह का आर्ट और क्राफ्ट ज्ञान भी दिया जाता है। मेहरून भारत सरकार की स्कीम चाइल्ड लाइन के लिए भी कार्य करती है। इसके तहत वो बच्चों का बचपन बचाने का काम कर रही हैं। 40 केस जो हैं वो हम लोगों ने रेशियो किए हैं और उनको बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया है। बहुत सारे केस एजुकेशन की भी मिलते हैं, बहुत सारे केस स्वास्थ्य हेल्थ के भी मिलते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं और उनको उस योजना का लाभ देते हैं। बचपन होता है खेलने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए, मस्ती करने के लिए। बच्चे फूल के समान होते हैं जो खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। लेकिन हालात और मुफलिसी के चलते कई बच्चों के बचपन मुरझा जाते हैं। इन्हीं बचपन को सींचकर बच्चों के प्रति अटूट प्रेम की मिसाल है मेहरून सिद्दीकी। शशांक द्विवेदी, IBC 24, खजुराहो। और डायबिटीज़ को लेकर के जिस तरह हमने शुरुआत की थी कि बच्चों के साथ साथ आज एक जो चिंता जुड़ गई है कि बच्चों में भी अब डायबिटीज़ दिख रही है, और आज सारा विश्व जब डायबिटीज़ की, मधुमेह की चिंता कर रहा है तो इस पर केवल अवेयरनेस ही इकलौता अस्त्र है जिसका इस्तेमाल करके आप इससे बच सकते हैं। आप भी इस बात को ध्यान रखिए। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने के लिए एक प्रयास किया है। मधुमेह के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश के 4051 सरकारी अस्पतालों में एक साथ ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच हो रही है। बहुत ज़रूरी है कि आप भी जाएं, इस पे चेकिंग करवाएं, ये पता लगाएं कि कहीं आपके भीतर भी मधुमेह आज की समस्याओं की तरह अंदर जड़ तो नहीं करता जा रहा, कहीं ये भी आपकी चिंता का एक सबब तो नहीं बनता जा रहा। बिल्कुल पुनीत, जैसा कि बच्चों के लिए चिंता है क्योंकि बच्चों में बहुत तेजी से डायबिटीज की बीमारी हम देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो IDF ने इस बार थीम रखी है जब से इसका आविष्कार हुआ, एक यहाँ पर एक जानकारी मैं और दर्शकों के लिहाज से भी ऐड कर दूं, क्योंकि जैसे कि चाचा नेहरू यानी कि नेहरू जी के बर्थडे को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। बहुत खास बात यह है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय विश्व मधुमेह दिवस हम मनाते हैं, बेंटिंग का जन्मदिन है और इंसुलिन का आविष्कार इन्होंने किया था जो कि डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनके लिए रामबाण का काम करता है। और इस बार की जो थीम रखी गई है पुनीत, वो महिला और डायबिटीज रखा गया है क्योंकि महिलाओं में भी मोटापा बढ़ा है और मोटापा बढ़ने के कारण जो डायबिटीज की संख्या महिलाओं में ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस थीम के साथ ये अवेयरनेस का भी कार्यक्रम किया जा रहा है कि आप अपने वेट को कंट्रोल में रखिए और बच्चों को भी फील्ड एक्टिविटीज से जोड़ें, ताकि एक ही जगह पर बैठ के जिस तरीके से आज जमाना हो गया है सोशल साइट पे और कंप्यूटर पे काम करने का, उस वजह से भी बढ़ रहा है। तो ये थीम रखी गई और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीत, कुछ कहोगे आप? महिलाओं में भी मोटापा या महिलाओं में भी मधुमेह जो है अपने आप में एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, तो इसको लेकर के अवेयरनेस सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी आपकी भी है। हमको भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। अवेयरनेस की जरूरत तो है ही साथ में, लेकिन आजकल जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, चाहे महिलाओं की बात करें या बच्चों की बात करें, स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है। आजकल ज़्यादा जो महिलाएं हैं घर से बाहर निकल रही है, वर्क कर रही हैं, उन्हें घर के साथ साथ अपने बाहर का काम भी संभालना पड़ रहा है, परिवार को संभालना पड़ रहा है, बच्चों को देखना पड़ रहा है। महिलाएं भी इससे ज़्यादा अफेक्ट हो रही है डायबिटीज़ से, और स्पेशली बच्चे भी हो रहे हैं क्योंकि बच्चे अब ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में बिजी रहते हैं। मोबाइल बचपन से उन्हें उनके माता पिता दे देते हैं, घर से बाहर वो खेलने नहीं जाते, ना किसी स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, घर के अंदर रहते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। तो ये कई सारे रीजंस है। लाइफस्टाइल में बदलाव और स्ट्रेस एक बड़ा रीजन है, और एनवायरनमेंट में जिस तरह से बदलाव हो रहा है। आपने जिक्र किया सुप्रीत, ये लाइफ स्टाइल, और आपको बता दूं टाइप 2 जो डायबिटीज है वो सिर्फ लाइफ स्टाइल की वजह से होने वाला एक टाइप है डायबिटीज का, जो कि काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लाइफस्टाइल को लेकर के जो तमाम दिक्कतों की बात कर रहे थे, इन सब के बीच में जो बड़ी हैपनिंग्स हैं इन पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। आप अवेयर रहिएगा, आप लोगों को अवेयर कीजिएगा। आप इस तरह के हेल्थ कैंप में जाएं या ना जाएं, लेकिन अपनी सेहत को लेकर के अवेयर आप आज से हो जाएं, ये बड़ी बात। हम प्रदेश पर भी नजर रखते हैं क्योंकि प्रदेश की तमाम खबरों की आवाज़ हम बनते आए हैं। तो मध्य प्रदेश में रेत को लेकर के जिस तरह का बवंडर उठा वो भी आपके सामने रहा। रेत को लेकर एक स्पष्ट नीति की दरकार थी, और आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, शिवराज कैबिनेट की मीटिंग में जो तमाम मुद्दे थे उसके साथ साथ रेत पर भी बड़ा डिस्कशन होने के बाद एक रेत नीति बनी है।
हैं। इस रेत नीति को लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नरोत्तम मिश्रा ने बताया बाहर आकर के कि रेत खनन को लेकर के एक स्पष्ट नीति है। अब इनकी मॉनिटरिंग करेंगी वहां की पंचायतें, ऑनलाइन इसका ऑक्शन होगा, उसका दाम कम किया गया है। परिवहन को लेकर साफ कहा है कि अब जो ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं इनसे भी उनका परिवहन किया जाएगा, यानी कोई पुलिस उनको परेशान नहीं करेगी जो ले जाने वाले। पारे साहब, ये एक जो बड़ा मुद्दा था मध्य प्रदेश में रेत खनन को लेकर, जिसमें सरकार, विपक्ष, उनके तमाम नेता वो सब घिरते रहे, अटैक होते हैं, दबंग उसके कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं। ये नई रीति कैसे देखते हैं? ट्रांसपेरेंसी ला पाएगी वाकई या केवल कोरा दावा? देखिए पुनीत, पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में खनन माफिया बहुत तेजी से सक्रिय हुआ और जो लोग इस तरह की अवैध उत्खनन को रोकने का काम करते हैं, जब पुलिस के भी कुछ अधिकारियों की मौत भी हुई इन माफियाओं के हाथों, तो कैबिनेट ने एक रेत नीति को मंजूरी दी है। उसे एक जो दाम होते हैं रेत के वो तय किए हैं और इसके साथ साथ ठेका प्रथा जो ठेका प्रथा होता था, कॉन्ट्रैक्ट पर जो खनन होता था, उसको कैंसिल करके एक क्लियर नीति बनाई है कि अब रेत की जो नीलामी है वो ऑनलाइन होगी और पंचायतों के जरिए होगी। पंचायत उसकी मॉनिटरिंग करेगी और रेत का दाम तय कर दिया गया है। ट्रैक्टर का क्या होगा और ट्रकों का क्या होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज तय की है कि जो रेत से भरी गाड़ियां जो जा रही हैं उन पे किसी भी तरह की कोई चेकिंग नहीं होगी। आप उससे ये चेक करके नहीं पूछ सकते कि ये आप रेत कहाँ से ला रहे हैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन इससे कुछ 2-3 महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं कि जो मुद्दा था मध्य प्रदेश में वो था अवैध रेत उत्खनन को लेकर के। तो इससे अवैध रेत उत्खनन को लेकर क्या हुआ, इसमें कोई स्पष्ट नहीं, इसमें और भी सवाल है पारे साहब, इसमें और भी सवाल है। जैसे एक सवाल जो मेरे जहन में उठा, आपने अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी हो नरोत्तम मिश्रा की, पत्रकारों ने भी मुद्दा उठाया था कि भाई साहब मॉनिटरिंग सबसे बड़ी व्यवस्था होती है। मॉनिटरिंग के लिए आपने पंचायतों को कहा, लेकिन पंचायतों के पास कोई अधिकार नहीं रोकने का, पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं रोकने का, और आप ऑनलाइन ऑक्शन कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। इसके साथ साथ एक चीज ये भी है कि अगर इसका ऑनलाइन एक्शन होगा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी तो क्या आपके प्रदेश की पंचायतें इतना मतलब ऑनलाइन उसको मतलब चलाने में या मॉनिटरिंग करने में ऑनलाइन इतनी सक्षम है, उतनी सुविधाएं आपके पास हैं? ऐसे भी कई सवाल होंगे। और दूसरा कि ये कैसे, अगर कोई ट्रॉली जा रही है तो वो उस ट्रॉली में जो रखी रेत है वो वैध है अवैध है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब अभी भी इसमें कई सारे पॉइंट्स जो सरकार को क्लियर करने चाहिए या करने पड़ेंगे। आप रेत की नीति बनाइए, आप एक ऐसी व्यवस्था भी कर दीजिए कि ठीक है पंचायत ही उसका रेट तय करेगी, पंचायत ही उसको बेचेगी भी, पंचायत के हाथों सामने से वो निकलेगा भी, सब कुछ ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पर एक बैरियर होना चाहिए चेक करने का और ये पूछने का कि ये रेत से भरा ट्रक आप लेकर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, कैसे लेकर के जा रहे हैं, किसका ओनर है, कौन उसका ओनर है, ये सारी बातें इसमें होना चाहिए। पूरी तरह से उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया कि कोई पूछेगा ही नहीं, आप लेके निकल जाइए आपको जहाँ जाना है। तो ऐसे कई सवाल इस पर खड़े हुए हैं। चलिए अब इन सवालों के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाते हैं कि एक तरफ जहाँ कैबिनेट की मीटिंग हुई है, एक तरफ जहाँ भाजपा के लिए ये जो एक गले की फांस बना हुआ था रेत और इसके खनन को लेकर के, इसी तरह से चित्रकूट का जो नतीजा आया है साहब, चित्रकूट के नतीजे ने कांग्रेस को तो संजीवनी दे दी है। कांग्रेस के तमाम दिग्गजों की मीटिंग दिल्ली में चल रही है। जो दीपक बावरिया प्रदेश प्रभारी, उन्होंने दिल्ली में सबको तलब किया है और यह भी कहा जा रहा है कि आप ये एक चुनाव का एग्जाम्पल देख लीजिए, इस एक चुनाव से अगर आपको इतना कुछ मिल सकता है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले 2018 के चुनाव में एकजुट हो तो कितना अच्छा नतीजा आप ला सकते हैं। दूसरी तरफ कारण खोजने के लिए, भले ही सरकार स्वीकार न करे, सत्ता पक्ष ना माने, भले ही सब कहें कि चित्रकूट तो साहब कांग्रेस पार्टी की परंपरागत सीट थी, उन्होंने लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कल शाम को, देर शाम को सीएम साहब एक शादी पार्टी में जाने के बहाने बीजेपी के दफ्तर पहुंचे थे और उसके पहले वो गए थे आरएसएस के लोगों से मिलने, क्योंकि आरएसएस का कैंडिडेट था जो हार गया चित्रकूट में। तो क्या आरएसएस कैंडिडेट को लेकर कोई बातचीत हुई है? किसी ने बताया नहीं। फिर मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर अटकलें भी देर शाम को उठी थी, इस पर भी हमने सवाल पूछा, तमाम लोगों से पूछा, लेकिन जो उनके बीजेपी के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं, वो तो शादी में जा रहे थे, सब एक साथ मिल लिए। लेकिन ये चिंता है चित्रकूट की, ये चिंता है आने वाले चुनाव की, ये चिंता है कहीं अलार्मिंग सिचुएशन ना उसकी। पारे साहब क्या कहेंगे? ये 2 तस्वीरें, कांग्रेस में उत्साह, बीजेपी में चिंतन। देखिए कांग्रेस में उत्साह तो इसलिए है कि उनके हाथों अभी एक जो जीत मिली है और सामने चुनाव है, अब लगभग ये चुनाव का साल आ ही गया, तो जिसको कहते हैं ना कि शुरुआत उनके लिए बड़ी अच्छी रही कि एक खुशखबरी है और उत्साह का संचार भी हुआ।
भारतीय जनता पार्टी ने जिस आक्रामक तरीके से, जब अभी आपको मालूम होगा पिछले 2 या 3 महीने पहले अमित शाह आए थे और उन्होंने कहा था कि सिंधिया और जो कमलनाथ हैं इन लोगों का पॉलिटिकल एनकाउंटर करना है, मतलब इन्हें जीतने नहीं देना है, ठीक है। और उसके ठीक 3 या 4 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई ये कह रही है कि वो तो उनकी परंपरागत सीट है, तो सिंधिया की भी परंपरागत सीट है, कमलनाथ की भी परंपरागत सीट है, तो इन परंपरागत सीटों पर फिर आप जो निशाना साधे बैठे हुए हैं, तो ये 2 तरह की बातें हुई ना कि हारने के बाद फिर आपको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ हमारी गलती थी, हमारी रणनीति थी, इसलिए हम फेल हो गए। ये कह देना कि तो परंपरागत सीटें, एक तरफ परंपरागत सीटें हम जीतने नहीं देंगे कांग्रेस को, ये दावा करना, और दूसरी तरफ हार जाने पर कि वो तो आपकी परंपरागत, वही तो बात है। कल जब आपकी बात हम कर रहे थे इस पे, तो हमने बार बार ये सवाल पूछा, तो प्रवक्ता महोदय जो आए थे वो बार बार यही बात कहते रह गए कि साहब ये उनकी परंपरागत सीट थी, वो एक एनालिसिस दिखा रहे थे। हमने कहा और इसे गणित बता रहे थे। हैरत की बात ये थी कि जो चुनावी गणित में बिलीव ही नहीं करते, जो कहते हैं हम और हमारा विकास काम करता है, और वो ये भी तर्क दे रहे थे बड़ा अलग सा कि अगर हम वहां हारते हैं तो हमको प्रदेश में जीत मिलती है और सत्ता मिलती है। अब इस तरीके के तर्क भी दे रहे हैं और ये भी कह रहे थे कि मेरे पास में पूरा डेटा नहीं है जो विपक्ष बता रहा है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ, लेकिन अब विचार तो करना पड़ेगा, चिंता तो इस पर बनती है। बीजेपी के लिए भी बड़ी मुश्किल की बात तो होगी ना पुनीत, कि अगर कांग्रेस की परंपरागत सीट है और उस पर वो अभी भी जीत हासिल कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहां की जनता जो है 3 टर्म के बाद, खुश नहीं है। 3 टर्म के बाद अब जबकि चुनाव बहुत करीब है, ऐसे में भी अगर आप परंपरागत कहकर अगर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, अगर आप किनारे हो रहे हैं, तो ये मैसेज भी बहुत अच्छा नहीं जाने वाला है जो दूसरी जो सीटें हैं उसके लिए भी आने वाले समय में। चुनाव बहुत नजदीक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वहां 3 दिन बिताए, इसके पहले भी जो उपचुनाव हुए, और आप उसका देखिए कि जहां जहां एक धारणा बन गई भारतीय जनता पार्टी में कि शिवराज जी अंतिम मौके पर जाएंगे और पूरा पासा चौका लगा देंगे लास्ट में, अंतिम मौके पर। और ऐसा होता है, इसके पहले सभी जगह ऐसा ही हुआ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। पर कोशिश पूरी की गई थी इस बार भी। नहीं, लेकिन इस बार ये बात भी बहुत सही कि एक ना बड़ा सवाल भी उठा था कि आप जब जाते हैं, एक जो ड्रामा क्रिएट करते हैं कि आप किसी एक कुटिया में चले गए, वहाँ आदिवासी का जीवन आपने जिया, वो खबरें, वो तस्वीरें हमने दिखाई थी कि कैसे आपके जाने के बाद एक तो आप जब गए तो उस पूरे भवन को VIP गेस्ट हाउस में बदल दिया जो गरीब और आदिवासी का बताया जा रहा था, और बाद में सब कुछ उखाड़ के ले गए और वहां कोई चिन्ह तक नहीं बचने दिया। ये भी एक बड़ी बात है। चलिए अब मैं ये मोबाइल जब हाथ में लिया हूं, जाहिर सी बात है कि आप समझ गए होंगे कि टॉप ट्रेंडिंग खबरों की हम बात करने वाले हैं। टॉप ट्रेंडिंग खबरें इस समय की क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले आज जो ट्रेंड में खबरें चल रही हैं इसमें चिल्ड्रंस डे है, जिसके बारे में हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि बच्चे सबके लिए बड़े खूबसूरत, सबसे प्यारे होते हैं, और रसगुल्ला को लेकर के जो जियो टैग की मुहिम थी वो पश्चिम बंगाल जीत चुका है, ये ट्रेंड कर रहा है। साथ ही साथ में रिमेंबरिंग नेहरू जी को सभी लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है, तो इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ में ईस्ट एशिया समिट ये ट्रेंड कर रहा है, इसके बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा बात कर रहे हैं, जिस पर अब हम आते हैं और इसी विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में ये भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कुछ इश्यूज हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक मुठभेड़ में एक जवान की शहादत को लेकर भी लगातार कुछ खबरें सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। अब आते हैं उस समिट के ऊपर जिसमें प्रधानमंत्री बोले हैं और जिसमें एशिया की बात हो, साउथ एशिया की बात हो, भला उस पर दुनिया की नजर कैसे नहीं रहेगी। तो जो टॉप ट्रेंडिंग खबरें हैं उसमें जो सबसे ऊपर खबरें चल रही हैं इसमें से एक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के मनीला में 12वें ईस्ट एशिया समिट में शामिल हुए। पीएम मोदी ने जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, वियतनाम समेत कई देशों के राष्ट्र अध्यक्षों से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। चीन को घेरना इन सब में सबसे अहम रहा। भारत का अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, ये चारों का एक जो चतुष्कोण है ये मिलकर के चीन को घेरना चाहता है या घेरना चाहेगा या इसके लिए आगे संभावनाएं तलाशी जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। पारे साहब देखिए, ये जो ईस्ट एशिया सम्मेलन, ये जो समिट हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीन ही टारगेट में है, और अमेरिका के लिए भी चीन चिंता का विषय है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और जापान के लिए भी, और भारत के लिए तो है ही, खासकर सामरिक दृष्टि से भी और जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसके हिसाब से भी। तो इस चीन को रोकने के लिए इन चारों देशों का एक फोरम पर आना, और खासकर ऐसे मौके पर अभी कि जब नरेंद्र मोदी लगातार जो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी उनकी इसी 6 महीने में समझता दूसरी मुलाकात होगी, तो चीन के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में जिस तरह से चीन अपनी सामरिक गतिविधियों को बढ़ा रहा है और जो एक इंक्रोचमेंट
करने की कोशिश कर रहा है और विस्तारवादी अपनी नीतियां अपना रहा है, और खास करके व्यापारिक क्षेत्रों में भी और सामरिक क्षेत्रों में भी। तो अमेरिका जैसे देशों के लिए ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अमेरिका का जो परंपरागत शत्रु जिसको वो मानते रहे हमेशा, जो सोवियत रूस से, वो भी चीन के साथ खड़ा हुआ है। और भारत का जो विरोधी जो शत्रु देश है पाकिस्तान, वो भी, उसको भी चीन कई मामलों में आतंकवाद जैसे मुद्दे पर हाफिज सईद को उसने संरक्षण दे दिया। हर बार वो अड़ंगा डालता, हर बार अड़ंगा डालना, और जब कभी अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करना। तो चीन को रोकने के लिए अभी अमेरिका जिस तरह से आगे आया है, इतना एग्रेसिव अमेरिका पहले कभी नहीं था। आप देखेंगे अभी आपको बहुत एग्रेसिव दिख रहा है अमेरिका। अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा कि चीन के कारण उसके देश के नौजवान अमेरिकन बेरोजगार हो रहे हैं। वो इसलिए अमेरिका के लिए चीन बहुत बड़ी मुसीबत है। तो इसलिए निश्चित रूप से ये जो समिट हुआ है, इसमें आने वाले समय में चीन को घेरने में कोई कसर ये चारों पांचों मुल्क नहीं एक छोटी सी बात, चूंकि हम कहते हैं कि हमारा खबरों का जबरदस्त अड्डा है, मैं चाहता हूं हम सब एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इसमें एक बात के ऊपर जरूर फोकस करें कि सारी दुनिया में हम कहते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा सरदार अमेरिका की राह के लिए अब ऐसा लगता है कि चीन उसका रोड़ा वो अब दिखने लगा है, क्योंकि चीन जो है अमेरिका के शत्रुओं को, भारत के शत्रुओं को अपने साथ मिलाकर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, और ये सब कुछ एक बाजार की तरह है। पुनीत, यहाँ पर एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि अब अमेरिका भी समझने लगा है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय कानून पर हस्ताक्षर करने की बात हुई तो उसमें चीन ने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन जब बात मानने की बात आती है तो चीन बिल्कुल निरंकुश हो जाता है। वो कोई भी कानून को मानता नहीं है। ये हमने कई बार भी देखा, चाहे वियतनाम का हम जिक्र करें, चाहे आपको दूसरे तरीकों से हम देखें, अगर वो उस सीमा में जाना चाहता है तो अपने जहाज लेकर वो तुरंत चला जाता है, लेकिन अगर दूसरे जहाज निगरानी करने के लिए आते हैं तो उस पर नहीं, ये तो एक छोटा सा मुद्दा है, लेकिन एक ओवरऑल मैं कह रहा हूं कि ओवरऑल हमको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि चीन अब शायद जिस तरीके से अपनी ताकत को समेट करके अमेरिका से और भारत भी उभरती हुई शक्ति है और एक सबसे बड़ा मार्केट है, बड़ा कैपिटल है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो चीन ने जिस तरीके से सबको एक करके अमेरिका और भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, अब अमेरिका इसको समझने लगा है, और इसलिए शायद ये जो मुलाकात है समिट में, ये थोड़ा की जो बात हो रही है, चीन के लिए अमेरिका शुरू से टारगेट में है। और चीन जो है वो अमेरिका को ही अपना, मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि वो आइडियल मानता है कि नहीं, मुझे इससे आगे जाना है। चीन के अंदर हमेशा, चीन अमेरिका में, दुनिया में लोग कहते हैं वाशिंगटन बहुत ही खूबसूरत शहर है, तो चीन ने उसका जवाब देने के लिए शंघाई बना दिया। तो चीन की ये कोशिश होती है कि वो हर मोर्चे पर अमेरिका को नीचे करे। बट इस बार अमेरिका में अब ट्रंप आ गया, तो ट्रंप के आने के बाद जो ज्यादा आक्रोश अब देखा जा रहा है, और जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, बैठक हो रही है, उसमें ट्रंप ने भी ये कहा है, जैसे मोदी के साथ मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी के साथ, तो उन्होंने ये कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर जापान की तरफ से भी ये कहा गया था, भारत ने कहा था कि जापान बहुत ही भरोसेमंद देश है, तो इस तरह के स्टेटमेंट जारी करके शायद चलिए अब ये राष्ट्राध्यक्षों की जो जापान वियतनाम, ये दोनों अमेरिका के साथ कभी नहीं रहे। अमेरिका ने जापान पर बम गिराया, वियतनाम के साथ अमेरिका का वार हुआ। अमेरिका की दादागिरी तो हमेशा इन सारे देशों पर चली है, दिखा है। चीन के मसले पर ये अभी इस वक्त ये सब साथ हैं, क्योंकि जो लड़ाई सतह पर नहीं थी, आप देखेंगे कि आने वाले समय में अब वो सतह पर आपको चलिए कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि एक नए समीकरण जो है वो इस तरह की समिट में उदय हो रहे हैं। और टॉप ट्रेंडिंग खबरों की बात करें तो मैं सीधा अगले ट्रेंड के लिए सुप्रीत के पास जाता हूं। सुप्रीत, एक ट्रेंड करती हुई खबर है, तमाम खबरों पर तो हमने बात कर ली, लेकिन सुजय घोष जो है अचानक से अपना इस्तीफा देकर से के विवादों में आ गए, और हो सकता है कि कुछ समय बाद, चूंकि एक तरफ हम फिल्म इंडस्ट्री जुड़े हुए विवादों को जिस तरह से लेते देखते आए और देश को रिएक्ट करते आए, ऐसा लगता है कि ये विवाद बढ़ने वाला। थोड़ा विवाद के बारे में डिटेल बताएं। बिल्कुल, गोवा फिल्म फेस्टिवल के बारे में बताना चाहूंगी, क्योंकि 20 नवंबर से गोवा फिल्म फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, 28 तारीख तक ये चलेगा। जो जूरी हेड है इसके, सुजय घोष, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनकी जो फिल्में हैं, एक फिल्म का नाम है न्यूड फिल्म है एक का नाम, और एक का नाम है एस दुर्गा नाम है, और इस दोनों फिल्मों को लेकर जो विवाद इतना बढ़ा कि अब इन्हें फाइनल सिलेक्शन से बाहर कर दिया गया है। बस इसी को लेकर, क्योंकि कंटेंट को लेकर बात की जा रही है कि काफी बोल्ड कंटेंट इन दोनों फिल्मों में है, और इसी बात से नाराज होकर जो सुजय घोष है, इंडियन फिल्म मेकर है, राइटर है, एक्टर है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इस बार ये माना जा रहा है कि जो गोवा फिल्म फेस्टिवल जो इस बार का होगा, जो 20 तारीख से शुरू होगा, वो काफी विवादों भरा रह सकता है। बिल्कुल सुप्रीत, जैसा कि फिल्म फेस्टिवल का जिक्र आपने किया, फिल्म फेस्टिवल एक ऐसा मौका होता है जब बड़े बड़े जो सिने प्रेमी है वो तो जाते हैं, उनके साथ साथ एक अच्छा खासा माहौल रहता है, लेकिन फिल्में किस हद तक लोगों को प्रभावित करती हैं उसकी एक झलक हम जरूर अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे। अभी जो बाहुबली रिलीज हुई उसकी कोशिश नकल करने की गई, और ये हमेशा हम कहते हैं कि ये भारी पड़ती है, क्योंकि आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जब फिल्मों में इस तरीके के शूट होते हैं तो तमाम सावधानी बरती जाती है। तस्वीरें आप देखिए,
कि प्रभास की तरह बनने की कोशिश जो है किसी पर कितनी भारी पड़ी और हाथी ने उसको इतनी बुरी तरीके से झटका दिया कि इस व्यक्ति की बिल्कुल। मौत वैसे भी हो कहा गई। जाता है कि जो फिल्में होती है वो समाज का आईना होती है, हाँ। लेकिन ऐसा इतना भी आपको इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है फिल्मों से कि आप उसे अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप वही हीरो बनने की कोशिश करते हैं और होता उल्टा है। बिल्कुल। चलिए, और जैसा जिक्र कर रहे हैं कि एक बात आप सबको, हम सबकी तरफ से बोल दें, इस अड्डे से भी हम एक बात आपको बता दें कि आप साहब ये बात नहीं जानते हैं तो ये बात समझ लीजिए कि फिल्मों का एक एक सीन कम से कम 100 से 1000 लोगों की टीम के साथ, और वो पूरे भी प्रिकॉशन के साथ ट्रेंड टीम के आजमाया साथ जाता है। और में, आजकल हाँ, तो इसमें विजुअल इफेक्ट का इतना बड़ा योगदान है कि हो सकता है आपको लग रहा है कि प्रभास हाथी के ऊपर चढ़े हो, बाहुबली हाथी के ऊपर चढ़े हो, लेकिन हो सकता है कि केवल एक स्टूल के ऊपर चढ़े हो, और ऐसा मैक्सिमम हो सकता है। इसलिए ऐसी कोशिश आप ना करें, नतीजा आपके सामने। चलिए, हाथी का जिक्र हुआ है तो आपको ये बता दें कि एक रेस्क्यू ऑपरेशन हाथी को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में हुआ है, और इसकी तस्वीरें भी आपको बड़ी खबर के साथ बता दें। ये देखिए आप, हाथी को आखिरकार कई घंटों की मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। ये हाथी दरअसल अपने दल के साथ आया था, एक कुएं में जा गिरा, इस कुएं को तोड़ा गया, आदेश को काटा गया। वन विभाग की टीम लगातार मशक्कत कर रही थी, 36 घंटे हो गए, 36 आवर्स, 36 घंटे के बाद वन विभाग की टीम आखिरकार इस क्रेन की मदद से हाथी को निकाल पाई है। सरगुजा सूरजपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल। सूरजपुर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। अच्छा, गजराज है पुनीत, क्योंकि वन्य प्राणी जो है जंगलों की रौनक है, इनके प्रति हम देखते हैं कि लोगों का जो प्रेम है वो बना हुआ रहता है। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमें दिखा रहा है कि शायद ये हाथी का बच्चा है, रास्ता भटक कर ये गड्ढे में गिर गया, इसको सफलतापूर्वक जो निकाल लिया गया। और जिस तरीके से हम लगातार बात करते हैं, एक छोटा सा कमेंट पारे जी आपसे चाहेंगे। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और वन विभाग के ऊपर हमेशा एक बात कही गई है कि आप जितना मुआवजा बांटते हैं, जितना आप नुकसान के लिए भरपाई करते हैं, अगर आप इसमें योजना का अमल करें तो बेटर कंडीशन बन सकती है हाथियों पे। हाथियों के ऊपर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, हाथियों की समस्या तो है और इसके लिए कई काम भी हुए। पार्वती बरुआ को भी एक बार बुलाया था सरकार ने, और ये कोशिश भी रहती है कि हाथी नुकसान ना पहुंचाए और उसे किसी तरह वापस उसी के ठिकाने पर छोड़ दिया जाए। तो ये कोशिश तो जारी है, लेकिन फिर भी हाथी को मारा तो नहीं जा सकता ना, उसको किसी भी तरह ऐसा कुछ अभियान चले कि वो नुकसान पहुंचाने की बजाय वो जहाँ से आया है, इसके पीछे ना बहुत सारे कारण हैं कि वो आखिर हाथी जंगल से छोड़ करके अपने घर को छोड़ करके आपके पास वो क्यों आता है। तो उनका ये घर यानी उनका कि घर, जंगल, पुनीत। उनका घर बिल्कुल जंगल सही बात। और जंगल जो जिस तरह से खत्म हो रहे हैं, जिस तरह से कट रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप केवल हाथियों की बात क्यों करते हैं। आप तमाम जीव आप इसमें देखिए शामिल हैं। आप देखिए कि शहरों में मतलब कई बार तेंदुआ घुस जाता है, कहाँ से आता है वो तेंदुआ, बाघ आ जाता है। तो और ऐसे कई मार्ग हैं जो शेरों के इलाके नहीं है, वो टाइगर के इलाके और नहीं इनके है, सामने वन विभाग भी बेबस हो और जाता है। वो आके आपको रोड पर मिल जाएंगे। तो ये जानवर आखिर अपना घर छोड़कर चलिए, एक बड़ा सवाल क्यों आ रहे हैं इसमें यही आपके है पास? जो उठता है कि साहब हम उनके घर में गए, वो हमारे घर तक नहीं आते, आपने उनकी जगह पर अतिक्रमण किया है, इसलिए समझना आपको पड़ेगा। और वैसे भी मनुष्य यानी इंसान दिमाग वो रखता है, इसलिए समझना उसको पड़ेगा। और एक और खबर अपने दर्शकों तक हम पहुंचा दें जिसके ऊपर बात बहुत बनती है। एक तरफ आप पेड़ लगाने की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, लेकिन बैतूल से एक स्टोरी आई जो सबको चौंकाती है। एक व्यक्ति हरे भरे पेड़ों की कटाई को लेकर सुर्खियों में आया है। ये घटनाक्रम क्या है, देखिए जरा रिपोर्ट। ये है बैतूल नेहरू पार्क की तस्वीर, जहां एक नहीं, दो नहीं, 17 हरे भरे पेड़ काट दिए गए। ये पेड़ करीब 70 से 80 साल पुराने थे। बताया जा रहा है कि सौंदर्यीकरण के नाम पर इन पेड़ों को काटने का मौखिक आदेश नगर पालिका सीएमओ अशोक शुक्ला ने दिए थे, जो फिलहाल अपना मोबाइल बंद कर भोपाल चले गए हैं। IBC 24 ने जब इन हरे भरे पेड़ों की हत्या की खबर अपने चैनल पर दिखाई तो हड़कंप मच गया। पर्यावरण प्रेमियों के साथ ही समाज सेवियों और सैकड़ों युवा सड़कों पर उतर आए। कटे हुए पेड़ों को श्रद्धांजलि दी गई, जमकर नारेबाजी हुई, पुतला फूका और पेड़ों की कटाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। 17 झाड़ जो 70-80 साल पुराने झाड़ हैं उनको काट दिया गया सिर्फ सौंदर्यीकरण के नाम पे, और 18 लाख का टेंडर सौंदर्यीकरण के नाम पे जो आया है उस पे ये झाड़ों को काट दिया गया। उसके खिलाफ में हमने आज कलेक्टर साहब से ज्ञापन दिया कि ये कार्रवाई झाड़ काटने की किसके आदेश पे हुई और क्यों हुई।
इधर कलेक्टर को इस पूरे मामले की जानकारी ही नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि कुछ पेड़ों को छंटवाने की बात हुई थी, लेकिन पेड़ कटवा दिए गए। कलेक्टर ने इस मामले में नगर पालिका सीएमओ से जवाब मांगने की बात कही है, साथ ही जांच का भरोसा भी दिया है। जैसे ही नगर पालिका सीएमओ लौटते हैं उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि भाई आपने ऐसा किस आधार पे किया है। अगर डिटेल्स तो अभी नहीं कह पाएंगे, डिटेल्स उनके लौटने पे ही निकल पाएंगे। दरअसल बैतूल के नेहरू पार्क का सौंदर्यीकरण किया जाना है। इसी विकास के नाम पर पूरे 17 पेड़ काट दिए गए। तर्क ये था कि इन पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों की पीठ से गंदगी हो रही थी। इस कुतर्क से पेड़ काट दिए गए, वो पेड़ जिन पर हजारों पक्षियों का बसेरा था और उनकी चहचहाहट लोगों की आदत बन गई थी। लेकिन अब ये उजाड़ लग रहा है, जिससे लोगों में आक्रोश है। नंदकिशोर पवार, IBC 24, बैतूल। तो साहब, विकास के नाम पर पेड़ काट दिए और पेड़ काटने का ये बेतुका तर्क किसी के गले नहीं उतरा और इसीलिए लोग इतना विरोध कर रहे हैं। तो ये विकास के नाम पर हुआ, सौंदर्य के नाम पर हुआ। लेकिन अब आपको छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव की एक स्टोरी दिखाते हैं जिसमें विकास दूर दूर तक पहुंचते ही नहीं। विकास की जो पर्याय होती सड़कें, ना सड़क है, ना बिजली, ना पानी। देखिए जरा। बिजली के खंभे हैं, उन पर तार भी है, लेकिन करंट नहीं है। नंगे पैर आज भी कच्ची पगडंडियों पर दौड़ रहे हैं। पानी के लिए भी संघर्ष के हालात हैं। ये कहानी है पत्थलगांव के मूड़ापार गांव की, जो मूलभूत सुविधाओं को तरस रहा है। आज भी विकास की बाट जो रहा है। न सड़क है, न पानी की ठीक व्यवस्था, न बिजली। गांव के नौनिहाल अंधेरे में अपना भविष्य गढ़ने को मजबूर हैं। बच्चे चिमनी की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। ये हालात तब हैं जब छत्तीसगढ़ देश भर में बिजली के मामले में जीरो पावर कट के रूप में पहचाना जाता है। 4-5 साल हो गई इसने बिजली गड़ाई से खम्हा, लाइट अभी तक नहीं आई से बाल बच्चा मन पढ़े बर दिक्कत मिलत है। हमारे गांव में बिजली का नहीं है। 5 साल तक हम लोग परेशान में हैं। अंधेला में हम लोगों का बच्चा पढ़ रहा है और कितना बार मंत्री लेवल विधायक को बोल देखे, संसद को बोल देखे, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। समस्या है, आओ का कहते हैं बिजली के समस्या है। वो बिजली नहीं देते, खंभा एक लगा के तैयार कर दे, वहाँ बिजली नहीं है तो छुआ मन कहाँ है पढ़े है। छुआ मन बिजली रहे लड़का मन पढ़ती तो लड़के मन नहीं पढ़ते हैं तो क्या करे। अधिकारी भी ग्रामीणों की इस बदहाली को मान रहे हैं, लेकिन हर मचे हुए अफसर की तरह जल्द ही सब कुछ ठीक करने का दावा कर रहे हैं। तो 584 मजरी टोले हैं जहाँ बिजली नहीं है, उसको हम लोग बना के सर्वे करके एस्टिमेट बना के भेजे हैं ऊपर। उसको दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत किया जाएगा। कितना जल्दी हो जाएगा सर? मार्च तक टारगेट है, मार्च 18 तक करने का। ये तो मूड़ापार गांव की तस्वीर है जो कैमरे में कैद हो गई। ऐसे कई गांव और हैं जिन पर विकास की नजर नहीं पड़ी, जो आजादी के 70 साल बाद भी विकास की बाट जो रहे हैं। जितेंद्र सोनी, IBC 24, पत्थलगांव। तो साहब, नो पावर कट और 24 घंटे बिजली के दावे, ये मंचों से अगर उतरकर जरा इन गांवों पे जाएं, अगर इन इलाकों में जाएं तो शायद बेहतर स्थितियां बना पाएंगे। फिर शायद आपको कैंपेन के नाम के ऊपर करोड़ों खर्च नहीं करने पड़ेंगे। इतना सा मैसेज देते हैं। तो ये हमारी जो जबरदस्त अड्डा, खबरों का जबरदस्त अड्डा 4 की चकल्लस, इसमें आज की पेशकश में हम सब की कोशिश थी कि आपको खबरों का ये जबरदस्त पहलू दिखा सकें, अंदाज बता सकें। ये प्रयास हम अपनी तरफ से करते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि रोज शाम को 4 बजे हमारे साथ में अपनी चाय के कप के साथ में आना है और 4 की चकल्लस खबरों की जबरदस्त अड्डे पर हमारे साथ जुड़ना है। और ज्योति जी, चूंकि बच्चों का दिन है तो बच्चों के लिए कुछ छोड़ जाते हैं। बच्चों के लिए हमारी तरफ से तो हमारा चकल्लस अधूरा रह जाएगा, क्योंकि बच्चे सबसे प्यारे होते हैं। चलिए, तो बच्चों, आपको हम बिरसे बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। आपके लिए एक प्यारा सा गीत छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका शाम के 4 बजे और हमारी ये नई खास पेशकश है 4 की चकल्लस, खबरों का जबरदस्त अड्डा। इसमें मैं पुनीत पाठक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने आपको बताया था कि हमारी एक अभिनव
प्रस्तुति एक नया प्रयास है, एक कोशिश है कि खबरों को हम बिना लाग लपेट के सीधे आप तक उस अंदाज में पहुंचाएं जैसे हम तक आती हैं। टॉप ट्रेंडिंग खबरें जो इस समय ट्रेंड कर रही हैं, जिनके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं,